तीनों जेई के एग्जाम में क्रैक करने वाला कैंडिडेट, ब्रिलियंट कैंडिडेट हमारे बीच आज है। उसका नाम है अभिजीत विश्वास। सब लोग ताली बजाइए। आ जाओ अभिजीत, माइक लगा दीजिए सर को। ये दूसरा वाला माइक डिस्प्ले कर रहे हैं सर, उसमें देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभिजीत हमारे बीच हैं, आरंग में इनका घर है। अभिजीत का स्टोरी जो है वो अभिजीत से खुद हम लोग सुनेंगे, लेकिन जो मेरे को याद है वो ये है कि जब WRD का 2022 में बहुत सारा पोस्ट आया था, उस समय मेरी इसकी बात हुई थी अभिजीत से, मेरी पहली बार उस समय बात हुई थी। उस समय ये वर्किंग था, इसमें PMGSY में गरियाबंद में काम करता था कॉन्ट्रैक्ट में। मैं उसको एक ही लाइन बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये डिसीजन तुमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर ये टफ डिसीजन लेने के लिए तुम सक्षम हो, ठीक, तभी सोचो कि तैयारी कर रहा हूँ। तो ये 22 में छोड़ के आया। फाउंडेशन बैच चालू हुआ था उस समय का, मानसी लोगों का पहला बैच था वो 2022 जून वाला। इसको रूम पसंद नहीं आया तो ये भाग गया वापस, ठीक। और उसके बाद कब आया, 23 में आया, 2023 में आया। 23 से लेकर के 5,000, शायद फोटो नहीं आ रहा है, 2023 से लेकर के 2025 तक लगातार अभिजीत जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ा रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। लास्ट बेंच उसका परमानेंट बेंच था। क्लास में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहता था, इसलिए मेरे से बहुत गाली खाया है, बहुत डांट पड़ा है, लेकिन मैं हमेशा डांटने के साथ उसको एक चीज हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा कि तेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि तू छत्तीसगढ़ का जेई की मैं क्या, तू एई में भी रैंक 1 ला सकता है। इतना कैपेसिटी है इस लड़के के अंदर, इतना ब्रिलियंट है ये, ठीक। साइलेंट परफॉर्मर है, चुपचाप बैठेगा, पढ़ाई करेगा, खटाक से रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट आपके सामने है। PHE जेई में 17वां रैंक है पूरे छत्तीसगढ़ में, PWD जेई में 28वां रैंक है और WRD जेई में 11वां रैंक है, ठीक। तो लगातार उसने मेहनत किया, अल्टीमेटली परिणाम आया। परिणाम उसी का आता है जो लगातार उस दौर में मेहनत करता है जिस समय वैकेंसी सामने नहीं रहता है, ठीक। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वैकेंसी आने के साथ में तैयारी चालू करेगा और उसको तुरंत सफलता मिल जाएगी। ऐसा जो भी सोच रहा है वो खुद को भ्रम में रख रहा है, ठीक। तो अभिजीत को बहुत बहुत बधाई के साथ अब अभिजीत से हम लोग इनपुट लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम है, आपके सामने एक बड़ा एग्जाम है। उस एग्जाम में अभिजीत आपको क्या क्या हेल्प कर सकता है, अपनी जर्नी के साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो अभिजीत बोलते चले जाना, ठीक। मैं माइक सेट कर देता हूँ और लास्ट में जो भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चश्मा कहाँ गया, पॉकेट में दिखेगा ना। हाँ चल इसको डाल ले पॉकेट में। यहाँ आ जाए, थोड़ा इधर आ जा, हाँ सेंटर। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सर ने बता दिया कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2023 से। उसके बाद वैकेंसी तो थी नहीं उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ रेगुलर क्लास कर रहा था। फिर स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं नॉन टेक की क्लास नहीं कर रहा था। तो 2024 में CACB जेई एग्जाम हुआ, तो उसमें नॉन टेक के मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए 20 में। तो मुझे लगा कि नॉन टेक के बिना नहीं हो पाएगा। फिर मैंने नॉन टेक क्लास शुरू की, फिर मैंने नॉन टेक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर तीनों एग्जाम हुए। मुझे बस इतना था कि तीनों में से कोई एक मिल जाए, बट फॉर्चुनेटली तीनों मिल गए। बस इतना ही, और क्या बोलूं। तैयारी के बारे में बताओ। जब कुछ था नहीं, मतलब ब्लैंक ईयर था, उस टाइम पे मैं बस रेगुलर क्लास कर रहा था और 2-3 घंटे में टेक को टाइम दे रहा था। नॉन टेक में क्लास में बैठ के ही बस अटेंड करता था और कुछ नहीं करता था। टेक पे बेसिकली 2-3 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। थ्योरी पढ़ के, थ्योरी मतलब एक बार पढ़ता था, जैसे डेली क्लास कर रहे हैं, डेली का डेली पढ़ लेता था मैं। उसके बाद वीकेंड के टाइम पे जितने एक वीक में जितना ही पढ़ाई होती थी उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता था और उनके क्वेश्चन लगाता था बस।
मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने क्वेश्चन से याद लगाए हैं, मतलब जितने भी बुक्स थे एसएससी, गुप्ता, ईएस, मैम के वॉल्यूम्स वो सारे मैंने लगा लिए। तो बस इतना ही है। क्लास नोट्स का क्या रहता है जब आप तैयारी करते हो, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हाँ सर, क्लास नोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बेस है आपका, आप वही पढ़ेंगे, वही पढ़ के आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्लास नोट्स का तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना रिवाइज करेंगे उतना बार बार चीजें क्लियर होगी। अभी इनके साथ में जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि टेक्निकल नॉन टेक को हम बैलेंस करने में हमको दिक्कत होता है, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो तुमने कैसे बैलेंस किया? तो जैसे मैं इनको बोलता हूँ टेक्निकल में ज्यादा मेहनत करो, नॉन टेक को क्लास में सुन के जाओ। हाँ सेम वही, मैं भी वही किया हूँ। मैं दिन भर मैं टेक पढ़ता था और शाम को क्लास पे आके नॉन टेक अटेंड करता था। उसके अलावा घर पे मैं कभी पढ़ा ही नहीं नॉन टेक। मैंने आज तक नॉन टेक के क्वेश्चन भी नहीं लगाए हैं, सिर्फ टेक पे क्वेश्चन लगाया मैंने। शाम को 5 से 8 तक पढ़ता था नॉन टेक, और टेस्ट वेस्ट के टाइम पे मैंने रिवाइज किया होगा नॉन टेक को, बस और कुछ नहीं किया है। पेपर का पैटर्न ना अभिजीत चेंज हुआ है ना। यस सर। तुमने पहले सीएससीबी का भी पेपर दिया होगा जो 2024 में हुआ। यस सर। फिर जब पीएचई का एग्जाम हुआ तो एकदम वो जेके एलएम वाला ऑप्शन, असेंडिंग डिसेंडिंग, मैच मेकिंग, वो प्रेडिक्टेड नहीं था। तो उसको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि समय कम पड़ जाता है, तो वो स्पीड को कैसे मेंटेन किए वो बताओ इनको। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस मांगता है ये सब। मतलब मैंने जब देखा था पीएचई का पेपर तो मुझे लगा कि थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया कि अटेम्प्ट ज्यादा करूं मैं। तो मैंने 97 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए उसमें, क्योंकि पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाने की उम्मीद थी उसमें और गई भी कम। तो बस फायदा हो गया वही पैटर्न चेंज हुआ। तो जब हम लोग नॉन टेक पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि इंडिया में ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम ध्यान देंगे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में उससे कम ध्यान देंगे। तो ये क्या जस्टिफाइड है इस तरीके का अप्रोच? नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा सबको एक साथ। किसी एक पे फोकस करोगे तो फिर मार्क्स भी कुछ कम आएंगे फिर उतनी। तुमको नॉन टेक में कितना एफर्ट खुद से करना पड़ा और कितना एफर्ट हम लोगों का काम आया एग्जाम हॉल में? मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया सर, मैं सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ता था, उसी को रिवाइज किया, बस इतना ही किया। और मैंने क्लास में बैठा तो 3-4 बार तो सब रिपीट ही कर दिए सब। छत्तीसगढ़ तो मैंने बहुत बार ही पढ़ लिया था, इसलिए वो बैठ गया दिमाग में बस। एक ना एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रहा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे को अभिषेक सर को गौरव सर को कंपेयर करते हैं कि पानी सर का मेथोडोलॉजी ये है तो उनका भी ऐसा होना चाहिए, उसका भी ऐसा होना चाहिए। क्या तुम अब कभी ऐसे कंपेयर करके पढ़े थे? नहीं सर, मैंने तीनों क्लास अच्छे से अटेंड किए थे, मुझे सब बराबर लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। सबका अपना अपना वे था, सबका सब अपने वे में बेस्ट है। अभी एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ बच्चों के बीच में कि नॉन टेक्निकल को पढ़ते हैं और टेक्निकल को टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं कई लोग। नहीं, ये तो मतलब क्लास ही टोटल गोल मार दे रहे हैं। नहीं, टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक के बिना तो होगा ही नहीं। क्या ऐसा किसी का सिलेक्शन हो पाएगा जो नॉन टेक पढ़ के टेक्निकल को पूरा जीरो कर डालेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव है तुमको लगता है? ठीक, अपने उसके बारे में बताओ, बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तुम जब तैयारी नहीं कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, या कितनी तैयारी खुद से कर पा रहे थे? क्लास आने के बाद क्या हेल्प मिला उसके बारे में बताओ। मैं WRD के टाइम मैंने खुद से ट्राई किया था। पास आउट कब के हो? 17 पास आउट है। कौन सा कॉलेज? टोंडा कॉलेज। 17 पास आउट है। सोचो मेरे टच में आया है 22 में, मतलब लगभग 5 साल के बाद, और क्लास चालू किया है 6 साल के बाद। ठीक, तो क्या कर रहे थे 17 से लेकर के 20-21 तक? सर स्टार्टिंग में तो मैं मतलब ऐसा ही था, कुछ पता नहीं था लाइफ में करना क्या है, मेरे को कुछ बोल ही नहीं था। पास आउट हुआ, जैसे जैसे पास आउट होकर निकल गया, अब पता नहीं क्या करना है। फिर उस समय जेई के एग्जाम होते सर 2, एक पीडब्ल्यूडी हुआ था शायद उस टाइम भी 2018 पीडब्ल्यूडी और एनआरडीए का जॉइंट परीक्षा हुआ था। हाँ, तो उसको मैंने दिया था। तो वो देने के बाद मुझे लगा ये मेरे बस का नहीं है, तो मैंने फिर प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो उसके बाद जॉब किया, फिर कोविड आया, कोविड के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर सोचा कोचिंग कर लेता हूँ, फिर कोचिंग के लिए आया सर। मतलब तो प्राइवेट जॉब करते भी 3-4 साल निकल गया था। 2 साल लग गए। 2 साल निकल गया था। तो फिर कई है ना बच्चे हैं अभी जो 17-18 वाले बच्चे हैं, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मतलब तैयारी छूट गई है, अचानक ऐसा उनको लगता है कि जो नए बच्चे हैं वो आगे आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। वो एक पैनिक उनको ना, जबरदस्ती के 10-12 सवाल जो है वो पीछे हो जा रहे हैं।
तो क्या ऐसा होता है क्या कि आप 17 पास आउट हो तो 21 पास आउट 22 पास आउट से कम्पीट नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं, क्या? तो नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं, कंसिस्टेंट रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंसी में पढ़ाई जो है, अगर कोई 2 दिन 3 दिन पढ़ रहा है फिर गोल मार रहा है ना? नहीं। एक जनरल अप्रोच है, 70% बच्चों का आज की डेट पे जनरल अप्रोच है। तो पढ़ाई को के प्रति रोज पढ़ना या फ्रीक्वेंट पढ़ना, उसकी तुलना में एक बच्चा जो है इतना इरेगुलर है कि वो 2 दिन 3 दिन पढ़ता है अच्छे से, उसके बाद वो छोड़ देता है, फिर 3-4 दिन बाद फिर पकड़ता है। तो उसके बारे में बताओ कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डेली पढ़िए, लेकिन भले कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, 1-2 घंटे पढ़िए लेकिन पढ़िए डेली। आप अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर ना वो फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूटने पर ऐसा लगता है कि हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको डेली पढ़ना है, लेकिन थोड़ा पढ़ना है। अभी ब्लैंक ईयर होगा, मान लो सीएसईबी जेई एनआरडीए जेई के बाद अगर कुछ ना आए, तो आपको बस मेहनत करना है और खुद को रेडी करना है आने वाले एग्जाम के लिए, आपके पास टाइम है। अच्छा, एनआरडीए जेई के प्रति जो सोच है वो ये है कि वो तो कम पोस्ट है तो क्यों तैयारी करूं, है ना? इस टाइप का अप्रोच है। लेकिन आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना, एक तो है। ये अप्रोच होना चाहिए, है ना? एक पोस्ट चाहिए। और आने वाला समय में क्या है इनके लिए? शायद एसईएस आने वाला है अभी। एसईएस आने वाला है अभी, तो एसईएस में जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं उन लोग का निकलेगा। नहीं, उसमें तो टैग और नॉन टैग पूरा इक्वल होना चाहिए। जेई का बाप है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, कुछ नहीं है जेई उसके सामने। जब जे अब एसईएस का तैयारी करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का तैयारी आपको करना पड़ता है, क्योंकि सवालों का स्तर अलग रहता है। जीएस का पूरा पूरा एक लंबा चौड़ा पेपर रहता है, यहाँ तो जीएस छोटा सा है, वहां तो पूरा का पूरा एक पेपर है। टेक्निकल का लेवल भी वो ईएस गेट का ही लेगा। हालांकि अब तो जेई का भी स्तर कठिन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जेई का। मेरे को लगता है जितने भी स्टेट में जेई होता है ना, सबसे तुलना करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का जेई सबसे कठिन है पेपर। यस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन के बीच में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आप नहीं निकालोगे तो कोई और निकाल लेगा। कोई इंतजार थोड़ी ना करते रहेगा कि मेरे को कोई नहीं मिल रहा है, स्वयंवर कराऊंगा उस पोस्ट के लिए, ऐसा तो है नहीं। ठीक, कोई थाली में लाके सजा के भी नहीं देगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और एग्जाम को निकालना पड़ेगा। आपकी तरफ से कोई सवाल है? अब ये लोगों का हालत खराब है, सामने पेपर है, 12, 13, 14 दिन बचा है, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इनको थोड़ा समझाओ आखिरी के 10-12 दिन में क्या करना होता है। कुछ खास नहीं करना होता, जितना भी पढ़ना है उसको बस रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ, कुछ नया पढ़ना नहीं है। जो भी पढ़ चुके हैं उसी को बस पढ़ते रहो और कुछ टेस्ट पेपर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना सब, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि आप अभी किस लेवल पे हो। और जो गलतियां करनी है और टेस्ट में कर लो, मेन एग्जाम में नहीं करना है गलती। टेस्ट में तुम्हारा रैंक ठीक आता था ना हमेशा? हाँ, ठीक ठाक आता था। ठीक ठाक आता था, ठीक है। इसने बहुत मेहनत किया है भाई। जो भी व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है ना, वो बहुत मेहनती होता है। ये रैंक जो है ना, ये आसान नहीं है, रैंक बड़ा कठिन रैंक है। ठीक, और डेडिकेशन इन लोगों से सीखो, मानसी से सीखो। मानसी का नौकरी पक्का है, लेकिन उसको मैं टारगेट दिया हूं तेरे को एनआरडीए भी टॉप करना है, तो वो क्लास आती है और तुम लोगों से ज्यादा ईमानदारी से आती है। कुछ कुछ लोग तो आज 1-1 महीने के बाद में दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहना पसंद कर रहे हैं, तो है ना, और क्या करना चाहते हैं। अपने आप को पहले आप समझा लो कि आप तैयारी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इतना आसान है नहीं, इतना हवाबाजी नहीं है। ठीक, ये आओगे और कुछ भी हो जाएगा। ये तो मतलब आपको फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा। हाँ, निखार पूछेगा सवाल, निखार के मन में प्रश्न है। हाँ बताओ। आप एसी के और कौन सा बुक? मैं गुप्ता, एसएससी जेई, ईएसी और वॉल्यूम थे ना मैम के, वॉल्यूम 1, 2, 3। अभी जैसे पूरा चैप्टर लगाने का समय नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि चैप्टर पे हर चैप्टर से डिस्कशन है पेपर या पुराना रिवाइज करो पुराना, नया कुछ नहीं लगाना है उस सवाल। जैसे लोग मेरे को आगे पूछते हैं कि हम लोग पढ़ तो चुके हैं, पुराना ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं, तो मैं यही बोलता हूँ रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ। ठीक, तो कुछ पूछोगे तब तो पता चलेगा सॉल्यूशन। टॉपर स्टॉक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ आके फोटो खिंचाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ आकर के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो जेन्युइन कैंडिडेट फेस कर रहा है। जेन्युइन कैंडिडेट सवाल पूछेगा तब तो उसको पता चलेगा। हाँ पूछो। जैसे कि अभी केस चल रहा है कि तो लास्ट केस चल रहा है कि अभी एक साथ कंटिन्यू 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज होता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज रहता है, जो अभी जैसे कि 3-4 महीना बचा है ना,
एक कंटिन्यूअसली डर रहना चाहिए कि हाँ मेरा सवाल भी अभी मतलब रेगुलर हो चुका है, तो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसको फिर से मतलब कंटिन्यूएशन में रखने के क्या मेथड है? मतलब बेसिकली मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसको अगर मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा फिर सेकंड शुरू करूंगा थर्ड, ऐसे करते करते मैं वापस रिवाइज करता हूँ, वापस फिर से फर्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ, मैं बार बार कंप्लीट करता हूँ। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत बार पढ़ लिया होगा हर सब्जेक्ट को। चार सब्जेक्ट कंप्लीट चल रहा है तो उन चार सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए क्या मेथड है? तो वापस शुरू करो फर्स्ट से। ये लास्ट आते तक ऐसा हो जाता है कि बर्डन एक्सपीरियंस होता है। तो जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसको पहले करके छोड़ दो, और जो टफ सब्जेक्ट है उसको एग्जाम के बाद पास आने तक करो उसको। मतलब अपना स्ट्रेंथ वीकनेस को पता करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा मजबूत है, 2 घंटे में रिवाइज हो सकता है। अगर कोई मेरा कमजोर है जिसमें 2 दिन लगेगा तो उसको 2 दिन की जगह 1 दिन देने की कोशिश करो। ऐसा करके थोड़ा सा समय को कम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास अभी कम है। ठीक है, देखो पहला चीज तो ये चीज क्लियर रखो कि जब तुम्हारा सिलेबस बहुत पूरा क्लियर है कि ये 10 सब्जेक्ट है, तो सिविल इंजीनियरिंग का बाकी सब्जेक्ट को अभी जब तक ये एग्जाम दे रहे हो तो सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं पेपर में कि आपके दिमाग में अभी ये नहीं चलना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हो रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो लेना देना है उससे संबंधित कोई भी मामला है वो कब हम लोग देखेंगे, 8 फरवरी के बाद। अर्थव्यवस्था कब पढ़ेंगे, 8 फरवरी के बाद। तो जो तुम्हारे सिलेबस में है उन चीजों में मान के चलो कि 4-5 बड़े सब्जेक्ट हैं, 4-5 छोटे सब्जेक्ट हैं। छोटे सब्जेक्ट को कम टाइम दो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में रिवाइज करने की कोशिश करो। बड़ा सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट के माध्यम से रिवाइज करने की कोशिश करो। भाई क्रिकेट खेलते हैं तो 50 ओवर के मैच का अलग स्ट्रेटेजी रहता है, 20-20 का अलग स्ट्रेटेजी रहता है। जब हम 1 साल का पढ़ाई करते हैं तो हमारा अप्रोच टेस्ट सीरीज का रहता है, 3 महीना बचा रहता है तो 50 ओवर वाला मैच खेलते हैं। और जब अब का टाइम है तो अब आपको फटाफट स्ट्राइक रेट क्या करना है, आपका बढ़ाना है। कम समय में आपको क्या करना है, पलटते जाना है। मान लो कि किसी चीज की टेक्निकल, अभी जैसे मान के चलो ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए कि मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि टेक्निकल की क्लास में क्या चल रहा है, सुबह पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जा रहा है। तो इस पे अगर चिंता करोगे कि मैं रिवीजन कैसे करूंगा तो वो जस्टिफाइड नहीं है। मेरी तरफ से मैं इंडिया के पार्ट में टोटल फ्री कर दिया हूं कि आएगा तो इसी के बीच में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो जो है उसको कवर कराते जा रहे हैं। रात को जाने के बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर तुमको क्या करना है, पढ़ना है। तो बहुत एकदम स्पष्ट है रास्ता, उस रास्ते में कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक, ह्यूमन एरर को घटाना है कि आप जब बना रहे हो, ABC मार्क कर रहे हो, जब उसको गोला मार रहे हो तो गोला मारने में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। पिछला टेस्ट पेपर उठा करके देखना है कि उस पे टेस्ट पेपर में मैं जो गलती किया हूं अब दोबारा जीवन में कभी उसको रिपीट ना करूं। यही तुमको करना है। रिवीजन तो हम करवा के दे रहे हैं, आपको क्या रिवीजन अलग से करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, उसको पॉलिश करने के लिए एक फिनिशिंग होता है ना, फिनिशिंग करने का काम घर में करो। बाकी अगर सुबह की क्लास में पिछले 10-15 दिन 12 दिन में जो आदमी अटेंटिव रहा है उसका तो पूरा सिलेबस फिर से क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिवीजन कैसे करूंगा, उत्तर तुमको क्लास में दे दिया। सुबह की क्लास में रिवीजन ही चल रहा है। सुबह की क्लास में सर्वे आखिरी सब्जेक्ट हो जाने के बाद में लगातार क्या चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा है। अभी जियोटेक का चल रहा है रिवीजन। तो जो बच्चा मान लो अगस्त में जियोटेक नहीं पढ़ पाया, आज उसका जियोटेक अगर वो नहीं भी पढ़ा है, पूरा सब्जेक्ट पढ़े बगैर वो कैसे सवाल बना सकता है, ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। तो फोकस करो ना भैया उसके ऊपर। रिवीजन का तरीका हम आपको बता रहे हैं, उसको पकड़ो और उस पैटर्न को पकड़ करके चलना है। उसमें भी अगर मैं कंफ्यूज होऊंगा रिवीजन करवाने के बाद में कैसे रिवीजन करूंगा, तो फिर ये बेवकूफी है। आपको एक रास्ता पकड़ा दिया गया, अब उसको इम्प्रोवाइज करो। एक्स टाइप के सवाल दे दिए गए ना, अब उसमें डायमेंशन ऐड करते बने तो करे, नहीं तो आप अपना एमसीक्यू का कोई भी किताब उठाओ, कोई एक किताब उठा लो, वॉल्यूम 1, 2, 3 मैडम करवा दे रही है, ESE क्वेश्चन मैडम करवा दे रही है, गेट का क्वेश्चन मैडम करवा दे रही है। आप कोई भी रैंडम किताब एक उठा करके अगर कोई टॉपिक सब्जेक्ट है उसको पलटो। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर बनाने का अगर समय भी नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर देखते जाओ और आगे क्या होते चले जाओ, बढ़ते जाओ। ये जो टाइम है ना, ये टाइम स्टक होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है नेविगेट होने का। इस समय अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो फिर आप पड़ोगे लफड़े में। आपको सीधा बढ़ना है, पुश करते जाना है। क्या करते जाना है, पुश करना है, आगे बढ़ना है, पुश करना है, आगे बढ़ना है। दिन भर पढ़ना है टेक्निकल, घर को जाने के बाद में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 2 ही काम बताया गया है।
बाकी इंडिया वाला पार्ट को पूरी तरीके से छोड़ दो। करंट का भी अभिषेक सर करवा रहे हैं। 5 से 6 जो क्लास आप नहीं आ रहे हो, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू रिवाइज करो। एमसीक्यू भी कैसे रिवाइज करना है वो भी मैंने आपको बताया है कि आपके जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिक को उठाओ, कोई भी किताब उठाओ, उसका 5-5 सवाल क्या कर लो, बना लो। 5 सवाल 6 सवाल जब मन करे। एक से बोर हुए, पॉलिटिक्स बोर हुए, हिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक, हिस्ट्री बोर हुए, छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ से बोर हुए, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पढ़ लिए। ऐसा अपने दिमाग को एंगेज करना पड़ेगा, ठीक। और अभी हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में ना दोस्त लोग आपस में बात करके मैं सरेंडर कर दिया हूँ, तैयारी नहीं करूंगा, एक नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं ना एक दूसरे को। ये बताओ कि आखिरी के 13-14 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो इनके हाथ में है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे तो आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, या तो आप मिलना ही बंद कर दो लोगों से, बात करना बंद करो 13 दिन के लिए, बस अपने में रहो, पढ़ाई करो, खत्म करो। बोला हूं 2 दिन पहले ये चीज, 2 दिन पहले यही चीज बताया हूं ना। किसी का नहीं सुनना है अभी करके, केवल अपने काम पे फोकस करो कि अभी जो पिछला 4-5 महीना 6 महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मेहनत किया, अब उस मेहनत को कॉन्क्रीट करने का कोशिश करो। एफर्ट करोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ये बात को समझो आप। पर अगर भागोगे, रन अवे अप्रोच रखोगे कि एग्जाम का डर, एग्जाम का पैनिक, टेस्ट का डर, टेस्ट का पैनिक मेरे को भगा रहा है, तो जिंदगी में ना कोई एग्जाम हम ठीक से नहीं दे पाएंगे। आपको एग्जाम के सामने डेयरिंग के साथ डटना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पे यकीन करके रहना पड़ेगा कि मैं पढ़ा हूं, मेरा पेपर क्या होगा, बनेगा। ये अपने आप को बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। देखो बहुत आसान रास्ता होता है किसी डिसीजिव पॉइंट से भाग जाना, एग्जाम से मुंह पलट लेना और उस एग्जाम में लड़ने के पहले कंधा घेर देना, हार जाना, ठीक। और बहुत लोग ये करके, केवल यही करके अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते हैं कि लास्ट के मोमेंट में ना खुद को नर्वस कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, दुनिया का कोई खेल होगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखते हो आप लोग, कितना प्रेशर रहता है उनके ऊपर, जाके परफॉर्म करते हैं ना। जब उनको लगेगा कि मेरे को पिच के सामने जाकर के अपना एक एग्जाम देना है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा उस काम को। आपको ये सारा नेगेटिव विचार को अभी साइड लाइन करना है और टोटल फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। क्लास नहीं गैप करना है। सुबह की क्लास अभी बहुत फ्रूटफुल चल रही है। जो भी बच्चा सुबह की क्लास गैप मार रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि टोटल रिवीजन चल रहा है सुबह की क्लास में। हम इसको कोई पब्लिसाइज नहीं किया कि ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है, लेकिन एक्चुअली जितना 20 दिन 22 दिन में रिवाइज हो सकता है, मैडम वो सारा ताकत लगा रही है तुम लोग को क्या करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए। तुम ही भागोगे तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। तुम ही भाग रहे हो, जो लोग गोल मार रहे हो वो लोग भाग रहे हैं। नॉन टेक्निकल में इंडिया का सारा क्वेश्चन मैं करवाता चला जा रहा हूं आपको, आप केवल क्लास को ध्यान रखना है। क्यों अभिजीत, क्लास का पढ़ाई एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लास में ही आता है सब। तो बस क्लास के ऊपर फोकस रखना। मेंटल एबिलिटी छत्तीसगढ़ में भी आप सोच रहे हो आपको याद है, नहीं है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ठीक, लेकिन याद आएगा। सवाल पढ़ोगे तो याद आएगा। छोटा छोटा पॉइंट आपको 6:15 से लेकर 6:30 के बीच में करवाया जा रहा है। अभी गौरव सर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो काम आएगा कि नहीं आएगा? कंप्यूटर तो काम आएगा ही, आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। रात को जाकर के कंप्यूटर और मेंटल एबिलिटी को टाइम दो। सुबह की क्लास में रिवाइज करो, दिन भर जाके टेक्निकल पढ़ो, एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को फटाफट क्या करो, रिवीजन करो। अभी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके 14 दिन बैठने का टाइम नहीं है। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को रैंडम उठा करके उसको दो ना, आप 3 सब्जेक्ट को 3 दिन का टाइम दो और पलटते चले जाओ, उसको कंक्रीट करते चले जाओ। और अच्छा करना है तो ऐसे 3 सब्जेक्ट पकड़ो जो कि क्लास में नहीं चल रहा है, तो आपका क्लास में भी 2 सब्जेक्ट होगा, घर पे भी क्या हो जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट कम से कम छू पाओगे। आपका स्पेक्ट्रम बढ़ेगा। जितना आप स्पेक्ट्रम बढ़ाओगे, अपना रेंज बढ़ाओगे, उतना ज्यादा टेक्निकल में नंबर पाओगे। बिना टेक्निकल के सिलेक्शन नहीं होता है, बात ध्यान रखना भैया। टेक्निकल को जो भी बंदा बाईपास करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन टेक आपको रैंक दिलाता है, सब करता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेजर पिलर जो है दैट इज टेक्निकल। मान लो 70 नंबर में आप 20 नंबर पाओगे तो दुनिया का कोई ताकत फिर आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। और कोई प्रश्न? जैसे आपने कहा 97 अटेम्प्ट पीएचडी के स्टार्टिंग में ये हुआ था कि किसी को पता नहीं था किस तरह का पैटर्न है। अप्रोच तो सबका, मेरा तो पर्सनली कम था, तो आपने ऐसा क्या, आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, अप्रोच कैसे लगाया? मैं सबको बोला था कि 95 से नीचे कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा। मेरे सारे स्टूडेंट को मैंने, तुम उस समय नहीं पढ़ते थे, मेरे सारे स्टूडेंट को मैं बोला था कि व्यापम में तुमको हायर अटेम्प्ट करना है, बोला था। यस सर। ठीक, ऋषभ त्रिपाठी करके एक लड़का है, उसको एक दिन पहले मैं फोन करके बोला था कि तेरे को अगर सेलेक्ट होना है, पीडब्ल्यूडी में हुआ ना उसका सिलेक्शन,
तेरे को अगर सेलेक्ट होना है तो 95 के नीचे अटेम्प्ट मत करना, पेपर चाहे जैसा भी आए। तो क्या होता है, अगर आप आकलन करोगे, ठीक, कि अगर पेपर में 75 सवाल एक जनरल ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा अटेम्प्ट किया तो 2 केस होगा। एक केस 75 सॉलिड अटेम्प्ट के साथ में 20 क्वेश्चन का कोई बच्चा रिस्क लेकर के 95 की तरफ जाएगा, ठीक, तो कितना अटेम्प्ट किया 95, और एक जो है वो 75 पे ही रुक जाएगा। 75 में कितना भी वो एक्यूरेट रहेगा उसका 5 सवाल तो क्या होना है, गलत होना। मतलब वो कहां आ रहा है, 70 माइनस 5 का कितना होगा 1.25, तो आ गया 69 पॉइंट समथिंग पे आ गया। अब जो 75 किया था उसका 5 चलो मान लो गलत हो गया, ठीक, 68 पॉइंट समथिंग में है, लेकिन वहां का जो रिस्क लिया है उसमें 10 क्या हो गया उसका सही हो गया, और 10 क्या हो गया गलत हो गया। 10 सही का कितना नंबर मिला, 10 सही का कितना नंबर मिला 10 नंबर, 10 गलत का कितना नंबर कटा 2.5 नंबर। टोटल प्लस में कितने में है वो 7.5 नंबर, 7.5 नंबर वो प्लस में निकल गया, जबकि दोनों का पोटेंशियल क्या था, सेम था, दोनों का पोटेंशियल सेम था। मैं दोनों अच्छा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं, एक 75 ही बन रहा था, एक ने रिस्क लिया एक ने रिस्क नहीं लिया, ठीक, जो रिस्क नहीं लिया वो 68 69 पे जाएगा, और जो रिस्क लेगा वो 73 74 पे जाएगा। दोनों के बीच में कम से कम 6 से 7 नंबर का क्या होगा अंतर होगा, ठीक। और ये भी मन में आएगा कि हो सकता है 20 का 20 गलत हो जाए, तो फिर वो आपका दिन नहीं था, ये मान के चलो। जो बच्चा 75 नंबर सॉलिड बना रहा है वो 20 में 20 की गलती नहीं करता, ये ऊपर वाला देखता है उस चीज को, उसको 50% तो कम से कम उसका भाग्य देता है कि तूने इतना मेहनत किया ना, चल जा 10 गलत और 10 सही, प्राकृतिक न्याय कम से कम होगा, क्योंकि ब्लाइंड नहीं खेलेगा ना भाई। वो 5 तो मैं ब्लाइंड के लिए छोड़ रहा हूं, है ना, 5 सवाल अपन ऐसा सोच रहे हैं जो कंप्लीटली ब्लाइंड है कि उसको बनाना ही नहीं है, आपको छोड़ देना है देखते साथ। जैसे अभी हम लोग मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में कुछ सवाल ऐसे सेट किए थे कि अगर आप फंसे तो पूरा पेपर फंस जाता, ठीक, और जो छोड़ा उसका पेपर बन जाता। तो आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें अटकना है कि नहीं अटकना है, समय देना है कि नहीं देना है। वो 5-6 सवाल ऐसा रहेगा, या तो ट्रैप करेगा या तो नहीं बनेगा, आप उसको छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक, लेकिन 95 सवाल तो आपको अटेम्प्ट करके आना होगा। 90 सवाल 95 सवाल 94 90 to 95 डिपेंडिंग अपॉन पेपर का टफनेस, ठीक। तो मेरा ये बिलीफ है, जैसे आप बोले कि आप कैसे अटेम्प्ट किए, तो तू भी अटेम्प्ट हायर की होगी पीएचई में 91, ठीक। तो अटेम्प्ट को हायर करना बोल के मैं इनको सबको बोला था, हालांकि पीएचई का पेपर बहुत अनप्रेसिडेंटेड आया था, वो पहला ही टफ पेपर था टेक्निकल का, तो उसमें भी इसका 97 मैं मानता हूं कि बहुत हाई गया था, ठीक। तो ये बहुत रिस्क लिया होगा तब वो 97 मार के आया, पर रिस्क पे किया, देखो कितना रैंक आया इसका 17वां रैंक आया, ठीक। रिस्क पे करता है, ऐसा नहीं है, रिस्क आपको व्यापम के पेपर में लेना पड़ेगा, एकदम आप एक्यूरेट होकर के नहीं चल सकते। रीजन है, लॉजिकल अप्रोच लगाओ ना भाई। 1/4 नेगेटिव का मतलब होता है 4 ठो गलत होगा तो कितना कटेगा 1 नंबर, लेकिन अगर 2 सही कर दिए तो 2 सही कर दिए तो कितना मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। तो आप ये सोचो ना भाई, मैं 4 अटेम्प्ट करूंगा तो 2 सही होगा और 2 क्या हो गया गलत होगा, कितना पाए नंबर +2 हुआ, माइनस में कितना हुआ 0.5, 1.5 नंबर आपका क्या हुआ प्लस में आया। ये वाला अप्रोच आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा। 50-50 जहां पे भी हो कि मेरे को 50-50 आता है, आपको रिस्क वहां पर क्या करना है लेना है। हाँ, एकदम ब्लैंक हो, जानते ही नहीं ना पढ़ा नहीं, उसको कट करो, बिल्कुल आगे मत बढ़ो। लेकिन ऐसे सारे सवाल नहीं होते, जो बच्चे ने मेहनत किया है ना उसके हाथ में कितना भी कठिन पेपर आता है 90 to 95 सवाल अटेम्प्टेबल होते हैं, कुछ ना कुछ आप उसके बारे में जानते रहोगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ पीडब्ल्यूडी का पेपर, डब्ल्यूआरडी का पेपर, पीएचई का पेपर, मैडम भी आपको सॉल्व करा रही होंगी, करवा रही है ना, पकड़ो उस पेपर को और देखो कहां पर खेल किया एग्जामिनर। आपको कम से कम 2-3 सवालों को क्या मिलेगा एडवांटेज मिलेगा, उसी पेपर को एनालाइज करो। हम लोगों ने 8-8, 9-9 पेपर जो पहले लिए, अभी जो पेपर ले रहे हैं, हर पेपर में हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस पेपर को पढ़ो, जहां गलती कर रहे हो उस गलती को क्या करो करेक्ट करने की कोशिश करो। गलतियों से ही इंसान सीखता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरा नंबर कम आता है, मेरी गलती ज्यादा होती है तो मैं गलत कर रहा हूं। जीवन में जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही रास्ते में नहीं जाओगे। ये परीक्षा का उसूल है। परीक्षा आपको तभी सिखाएगी जब आप गलती करोगे, इस गलती से बाहर निकलोगे तभी सफलता आपके सामने आके एक दिन खड़ी हो जाएगी। बट
अगर कोई सोचे कि मैं इतना आइडियल तैयारी करूं कि मैं 10 सवाल बनाऊं तो 10 में एकदम 9 या 10 सही होना चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला। आप 10 में 4-5 सही करो, एवरेज है, उस 4-5 को बढ़ा के 6 करो, बहुत अच्छा करोगे तो 7 से 8 के बीच में रहोगे, 7-8 सही कर पाओगे, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आज के पेपर में तो 7-8 सही करना मतलब वाकई में बहुत क्या है, कठिन है। बात समझ में आ रहा है? बोनस नंबर मिल करके किसी का 80 हो जाना, 83 हो जाना, 86 हो जाना बात अलग होता है जी। एक्चुअल नंबर देखोगे ना कि कितना क्वेश्चन आपने बनाया है और कितना सही आ रहा है, तो वो 70 नंबर पाना 100 में वो कठिन है। आज का पेपर जिस तरीके से आ रहा है, और आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा टेक्निकल है, पूरा इंडिया है, पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, प्लस उसमें गणित जोड़ दिया, इनके में गणित जोड़ा है अभी, ठीक। तो सब चीज है, थोड़ा 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 फटाफट फटाफट क्या करो, उसको पलटते चले जाओ। रेंज जब तक नहीं बढ़ाएंगे हम सोचेंगे कि हम इतना पढ़ के जाएं, उतना ना करें, तो दिक्कत होगा। इसलिए आप अपने सिलेबस के ऊपर पूरा पूरा एक उसका पढ़ाई करके जाओ। सुबह की क्लास में पूरा रिवीजन चल रहा है, उसको पढ़ो, घर जाकर के ऐसे 2 सब्जेक्ट कम से कम उठाओ जो क्लास में ना चल रहे हो, तो एट ए टाइम आपका कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट क्या होगा, चलेगा, ठीक। और अभी अपने आप से ये सवाल मत पूछना, ये वो टाइम नहीं है कि गलत होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो ही जाओगे ना, उससे ज्यादा क्या होगा, गलत होगा तो गलत हो जाएगा। रिस्क तो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पढ़ाई तो क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो अपने आप को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत कमजोर मत मानो, ठीक। हालांकि पढ़ाई का जो स्तर होना चाहिए बहुत लोगों में वो नहीं है, लेकिन नहीं मानोगे कि मेरा स्तर नहीं है तो वो और डाउन हो जाएगा। आप ये मान के चलो ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं और ये जो परीक्षा है मैं जिंदगी में अपना सबसे ज्यादा एफर्ट डाल करके इसमें नंबर लाने का क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। आप अपने आप से रोज ये बात को बोलो और पढ़ना चालू करो, देखो आपका कम से कम परफॉर्मेंस 5 नंबर 10 नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। हीरोइक्स नहीं होता कुछ भी, अचानक कुछ नहीं होता, धीरे 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 स्लो होते 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 ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है, ठीक। तो और कोई सवाल है तो पूछो। एक सवाल का जवाब तो मैं दे दिया, एक और पूछ दे इससे। हाँ, वो एग्जाम में टाइम का क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस में ही बनाया था, मतलब जो बनता है उसको पहले बना लिया और जो नहीं बनना था उसको सेकंड राउंड में कर लिया। और टाइम का तो टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे इतना हो गया था कि हो गया था, वो मैनेज हो जाता है। कंटिन्यू टेस्ट दोगे तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाता है वो। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आपका अप्रोच क्या रहेगा सब्जेक्ट्स को लेके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक दिन पहले तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था। आर या पार, कटोरा या कार, एक दिन पहले कुछ नहीं हो सकता। एक दिन पहले रिलैक्स होना है। हाँ। जितना पढ़ना है ना, ऐसे भी तुम लोग का सेंटर दूर दिया है ना। अच्छा, सेंटर में ना अगर वो सेंटर नहीं बढ़ाता है, बिलासपुर और रायपुर देता है, जैसे 2 ही दिया है, तो आप लोग पहले चले जाना है कि नहीं। हाँ। लास्ट मोमेंट पे जा करके खोजूंगा सेंटर बोलोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। एक दिन पहले जा करके चले जाना। तो आपका मान के चलो 8 तारीख को पेपर है, तो 7 तारीख को आपको सेंटर पे पहुंचना है। आपकी जो भी पढ़ाई होगी ना 6 तारीख को करके उस दिन रिलैक्स हो जाना, मत पढ़ना। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे जो कि बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक। कुछ अचानक से तुमको याद आता है, ये वाला पॉइंट को रिवाइज कर लो, आपके हाथ में मोबाइल है, खोज सकते हो। टेबल वेबल जैसे होंगे वो सब देख लेना। हाँ, शॉर्ट नोट रखना चाहते हो रख सकते हो, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। होम्योपैथी दवाई होता है ना, जो तबीयत ठीक नहीं करता लेकिन वो अच्छा दोस्त होता है, उसी तरीके से अपना शॉर्ट नोट को हमेशा, होम्योपैथी तबीयत ही ठीक करता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है कि हाँ मेरा तबीयत क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो एक दिन में पढ़ नहीं पाओगे, सब शॉर्ट नोट्स को अपनी किताब बैग में क्या कर लेना, भर लेना, और जब भी याद आएगा कि मेरे को पढ़ना है, एक तो निकाल के क्या कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, पलट लेना। क्यों रोकना? अगर मन कर रहा है कि देख लेता हूँ, रूम में हो, किसी दोस्त क्या हो, किसी होटल में रुके हो, पलट लेना। क्या करोगे? खाली दिमाग में तो शैतान का घर नेगेटिव डायरेक्शन में ले गया तो कि क्या होगा, एक ही दिन में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, एक दिन में ना कोई आबाद होता है, ना कोई एक दिन में बर्बाद होता है। जो है वो लंबी कहानी है, ठीक। एग्जाम को बोल्ड तरीके से फेस करना सीखो, ठीक। एक दिन का एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है लॉन्ग टर्म का, ठीक। तो एक दिन पहले कुछ नहीं होता, एक दिन पहले एकदम रिलैक्स करो, ठीक। एक दिन पहले दंगल पिक्चर देखना। लोग दंगल देखे हो पिक्चर? है ना, दंगल अभी 3-4 बार देखा मैं,
अभी एक आध बार तुम लोग भी देख लेना, बूस्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब आप सब कर सकते हो, बशर्ते कि आपको लगे कि आपको करना है। और अगर बहाना ढूंढेंगे तो भागने का 100 बहाना रहता है, आप भाग सकते हो। ठीक, और क्वेश्चन धीरे धीरे आ रहा है मन में लोगों के, कोई नहीं पूछेगा उधर तो भाई पटेल पूछ क्वेश्चन। हाँ हाँ, तेरा नाम क्या? तरुण पटेल नाम है ना? तेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है? इतने दिन से तैयारी कर रहा है, अभी कुछ नहीं है? दिक्कत नहीं आता तुमको कभी भी पढ़ाई के दौरान? किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं आता है, वो नंबर क्यों नहीं आता है भाई? किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो तभी तो नंबर में प्रॉब्लम आ रहा होगा। अच्छा, कल तुम लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू देने बैठोगे, तुमको ऐसा एग्जामिनर पूछेगा, तुम लोग ऐसे ही चुप हो के आओगे क्या? हैं? ऐसे ही चुप रहोगे? मैं खोद खोद के पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ, यहाँ सामने बैठा है जो तुमको हेल्प करने आया है, इसका ये खुद बोला भाई, अभिजीत ने खुद बोला कि मैं आ जाता हूँ, सारे लोग का एग्जाम है सामने। ठीक, और ये बताने को खड़ा है, आप पूछने को तैयार नहीं हो, तो ये बंदा इंटरव्यू में क्या करेगा? कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? एक्सप्रेशन ही नहीं है। करना चाहिए ना, प्रश्न पूछना चाहिए। तुम लोग पूछोगे जी, पीछे लाइन आखिरी, ये वहीं बैठता था, वहीं बैठता था लास्ट, इधर बैठता था तो आखिरी। हाँ, वो वही जहां तरुण पटेल बैठा है वहीं बैठता था। तो ठीक है, ये मानते हुए कि आप लोग के सारे समस्या का समाधान हो चुका है, ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको नोट्स बांट दो।